तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम लोगों को अब धीरे धीरे फेस करने पड़ रहे हैं, और आगे चल के ये जो इश्यू है ये सीरियस होने वाला है। क्यों सीरियस होने वाला है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स, उसका धुआं, फैक्ट्री का धुआं, वेस्टेज, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। तो जब ये बढ़ता जा रहा है तो इसके जो बैड इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट पर पड़ रहे हैं, जैसे कि ओजोन लेयर जो कि प्रोटेक्ट करती है हम लोगों को सनरेज के बैड या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से। ये ओजोन लेयर की क्वालिटी डाउन होती जा रही है, लेयर पतली हो रही है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट है, ठीक है। धीरे धीरे जो टेम्परेचर में राइज़ हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे ओवरऑल देखेंगे तो इससे ग्लेशियर, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो धीरे 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 पिघल रहे हैं गर्मी बढ़ने से, हीट बढ़ने से। तो जब ये पिघलने लगेंगे तो सी का जो लेवल है पिघल के कहाँ जाएंगे? समुद्र में ही पानी में मिक्स होंगे। तो वो समुद्र के पानी का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जो भी सी साइड के जो शहर बसे हुए हैं उनको एक चैलेंज होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है इन्वायरमेंट को सेव करने का, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने का। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लिमिट है, कम होते जा रहे हैं। क्योंकि आप कितनी माइनिंग करोगे, ज़मीन से कितना पेट्रोल निकालो, कितना डीजल, कुछ तो ऑल्टरनेटिव यूज़ होना चाहिए। कितना हम माइनिंग करेंगे, ज़मीन से चीज़ें कितनी निकालेंगे, कितना हम डिपेंड हो जाएंगे अर्थ अर्थ के रिसोर्सेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लिमिट है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल कोर्स और रिसोर्सेज होते हैं। तो यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ब्लू प्रिंट है चैप्टर की मैपिंग है, वो यही बता रही है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा चैलेंज है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसके लिए क्या कर रही है, क्या देख रही है। फिर कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पे मुद्दे रखे जाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर क्या एक्शन लेने हैं, क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 पढ़ेंगे, फिर रियो समिट 1992, फिर ग्लोबल कॉमन्स, उसके प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, स्केट ग्रुप्स इन इंडिया, व्हाट स्टैंड डिड इंडिया टेक ऑन इन्वायरमेंटल। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या कर रहा है इन्वायरमेंट इश्यूज़ को लेकर, क्या एक्शन, क्या पॉलिसीज़ बनाए हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो हुए हैं देश में, वो देखेंगे हम लोग। फिर जियो पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स मतलब वही जियोग्राफी पर और इन्वायरमेंट पर जो पॉलिटिक्स है, वो क्या उसके पॉलिसीज़ हैं। फिर राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन शेड्यूल टाइप्स इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी? ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड यही है कि अगर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सजेस्ट द ह्यूमन सिक्योरिटी शुड हैव प्रायोरिटी ओवर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट। तो मेन क्या है, पहले तो ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी तो बात की बात आती है ना, पहले क्या होनी चाहिए, ह्यूमन, इंसान तो बचना चाहिए। जब इंसान ही नहीं बचेंगे तो आप अपनी बाउंड्री, जो इतना वॉर हम लोग करते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ ह्यूमन सिक्योरिटी शुड हैव प्रायोरिटी ओवर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। ये हम जैसे एक कंट्री वॉर करती है अपने बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, बड़े बड़े अभी भी देखो कितने वॉर हो रहे हैं,
है ना। इसराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, फिर यूक्रेन और रशिया का चल रहा है ना। तो इस तरह इतने वॉर्स होते हैं, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली बाउंड्रीज़ पर ही था, बाउंड्रीज़ और बॉर्डर्स सिक्योरिटी पर ही था। तो क्या ही फ़ायदा ऐसे बॉर्डर्स को सिक्योर करना, ऐसे बाउंड्री को सिक्योर करना, कि जब ह्यूमैन इंसान ही ख़त्म हो जाए। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जब लोग ही ख़त्म हो गए तो आप अपने देश की बाउंड्रीज़ का क्या मतलब रहेगा। तो वो तो बैलेंस रखना है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने बाउंड्री को, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं करना है, लेकिन साथ में बाकी चीज़ें, ह्यूमैन सिक्योरिटी भी तो देखनी है, प्रायोरिटी क्या है, तो वो मेन है। फिर कितना डिस्ट्रक्शन होता है, कितना टेररिज्म होता है इसी चीज़ पर। तो देखो ये सब पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। एंड दे फोकस्ड देयर अटेंशन as many of threat to human security such as poverty, diseases, environmental, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्यू अदर। तो इतने सारे प्रेशर्स, इतने सारे इश्यूज हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट कंसर्न क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। तो यहाँ पर देखो, द 33rd US प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन had remarked as early as 1945 as development and environmental protection should be regarded the two most significant goals of state policy। तो उन्होंने यही बताया, यही जो कंसर्न था इनका, कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमैन पूरी ये रहेगी नहीं अगर इन्वायरमेंट में ही बचेगा हमारा। भाई हम लोग सेफ़ क्यों हैं, बाकी प्लेनेट्स भी हैं वहाँ पर, क्यों नहीं कोई भी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल नहीं है। अर्थ का एनवायरनमेंट लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल है। अगर ये एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो जो लिविंग्स हैं वो कहाँ पे, वो रह नहीं पाएंगे फिर, है ना। So but it was 1972 that a group of thinkers and intellectuals made a serious attempt in this direction. This group was popularly known as Club of Rome. ठीक है। So their views were afterward published in a book with a little limit to growth. The main query was how much economic growth should be permitted at the cost of environment destruction. तो यही बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ना होने पाए। भाई आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हो, तो लेकिन वहाँ तक नहीं करना है, यहाँ पर इन्वायरमेंट में बैड इफेक्ट या बैड इम्पैक्ट पड़ने लगे। So if the other trend of consumption continued, the resources on our planet would not last long. ठीक है। So environmental concerns, environmental problem are climbing ever higher on the agenda of global politics because of the following reason। क्या है, cultivated land have decreased in area, so under pressure from, तो कितनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एजेंडा बनाया है ग्लोबल पॉलिटिक्स ने। तो देखो पहला, कल्टिवेबल लैंड्स हैव डिक्रीज इन एरिया अंडर प्रेशर फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन। कल्टिवेबल लैंड्स हैव डिक्रीज इन एरिया दी वर्ल्ड ओवर। तो ये कल्टिवेटेड एरिया था, लैंड थी, वो कम होती जा रही, शहर बनते जा रहे हैं। तो आप अनाज कैसे निकालोगे जब वहाँ पर शहर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यही हो रहा है मेन रीज़न, कि पॉपुलेशन बढ़ना ही मेन है एक्चुअली देखा जाए तो। पॉपुलेशन बढ़ने सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्रेस लैंड कम होती जा रही है, जो ग्रेजिंग लैंड होती है, जो जानवरों को खाने के लिए नहीं, घास घास वाले मैदान जो होते हैं वो कम हो रहे हैं। मोर ओवर मिलियंस ऑफ हेक्टर ऑफ लैंड हैव लॉस्ट देयर फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ salinity. This has badly hampered food production.
This has badly hampered food production. Industrial and the human waste is being diverted to rivers and to the seas. This has endangered soil fertility as well as the life of the fish, एंड जो एक्वस लाइफ है वो डेंजर में आ रही है। तो वो जैसे कि इसमें बताया गया है कि फर्टिलिटी बहुत कम होती जा रही है सैलिनिटी की वजह से। सैलिनिटी मतलब पानी, जो मिट्टी खारापन आने लगता है मिट्टी में, तो उसकी वजह से फर्टिलिटी बहुत कम होती। खारापन होता है ना, समुद्र पानी कैसे खारापन होता है वैसे। तो दिस, क्योंकि जो रेन भी हो रही ना, तो रेन भी इतनी प्योर कहाँ हो रही है, क्योंकि इतने केमिकल, इतने जो धुआं ऊपर जा रहा है वहाँ से जो बादल बन रहे हैं, तो वो रेन भी थोड़ी ना उतनी अच्छी हो रही है। तो रेन अच्छी नहीं होगी तो जो रेन नीचे ज़मीन मिट्टी में पड़ेगी, जो भी हमारे क्रॉप्स में, क्रॉप के लिए जो रेन चाहिए होती है वो रेन नहीं अच्छी होगी, तो फसल कहाँ से अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें, पूरा एक साइकिल है। और इतना जो पॉल्यूशन है, इतना जो वेस्टेज है, ह्यूमन वेस्टेज जाता है बाथरूम टॉयलेट से, फिर इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, ये सब समुद्र और कभी सोचना चाहिए ना आप लोगों को, बाथरूम का पानी सब कहाँ जाता है, नाली गटर का पानी कहाँ जाता है, सब ये सब समुंदर में मिलता है या फिर रिवर में मिलता है। जैसे रिवर का पानी में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, रिवर या सीस में इतनी एक्वस लाइफ है, फिश हैं, और कितने सारे लाखों टाइप के स्पेसीज होती हैं, वो सब खतरे में है। उतना ज़्यादा पॉल्यूशन हम लोग है ना थ्रू आउट कर रहे हैं समुद्र में और रिवर में, समुद्र में बहुत कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी है। Access to safe water. Water is essential for a very survival of every living creature. Water तो मेन चाहिए। The UN World Water Development Report released in March 2006 revealed that safe water is not available to 1.2 billion people in developing countries. तो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अंडर डेवलप भी कंट्रीज़ हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही पानी उतना नसीब नहीं है, ठीक है। और 2.6 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के लिए नियरली 2.6 बिलियन पीपल को उतना पानी नहीं है, कम पड़ रहा है सैनिटेशन के लिए। सो 2/3 ऑफ, मतलब सैनिटेशन का मतलब ये पानी यूज़ हुआ यहाँ पर हाथ पैर मुंह धोने, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए सैनिटेशन कह सकते हैं। तो 2/3 ऑफ साउथ एशियन डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर sanitation. Waterborne diseases are responsible for nearly 21% of death of children. 21% बच्चों की, मतलब 100 में 21 बच्चे तो इसी रीज़न से डेथ हो जाती है उनके, बिकॉज उनको वाटर अच्छा नहीं मिलता है, डिसीजेस होती है वाटर से, ख़राब इम्प्योर वाटर पीने से, यूज़ करने से। वाटर पॉल्यूशन ऑकर ड्यू टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैक्ट्री, सीवेज से, और सीवेज मतलब जो भी नाली से जाता है पानी गंदा, फैक्ट्री से पानी गंदा जाता है। फिर हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर में केमिकल वाले यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से वाटर पॉल्यूशन होता है। क्योंकि पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ किया, अगर बारिश होती है तो पानी धीरे धीरे जाके नदियों में मिल जाता है, खेतों का पानी, तो पानी पूरा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इन सब रीज़न से बच्चे बीमार पड़ते हैं और काफ़ी डेथ हो जाती है उनकी। सो इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीज़न है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट के बना देते हैं बिल्डिंग, फैक्ट्री। तो जिसकी वजह से एक तो हमें वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए, हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर वहाँ की वाइल्ड लाइफ ख़राब हो रही है ना, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर रहते हैं, वो भी, उनके लिए जंगल नहीं बचेंगे, तो वो एक इम्बैलेंस हो रहा है। फिर उसके बाद देखो ओजोन होल, ओजोन लेयर डैमेज होती जा रही है। तो द होल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर द साउथ पोल इन 1970 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द ओजोन होल वॉज लार्जर इन 2008 दैन द प्रीवियस ईयर। तो एक डैमेज जो हो रही ओजोन लेयर, उसको ओजोन होल नाम दिया गया है, जिसकी वजह से हमें सनबर्न, स्किन कैंसर और दूसरे वेजिटेबल में डैमेज करती है। अगर
प्रॉपर फ़िल्टर होकर सनरेज़ नहीं आएंगी तो ये डैमेज होगा। पॉल्यूशन, कोस्टल वाटर फैक्ट्रीज़ का सब गंदा पानी, पॉल्यूटेड वाटर सब ओशन में मिलाया जाता है, तो जिसकी वजह से ओशन कोस्टल वाटर भी बहुत गंदा होता जा रहा है। सो नाउ, तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रॉब्लम पढ़ा, किस तरीके से इन्वायरमेंट को चैलेंज है, हमारे लिए चैलेंज है इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है, या उसको जो पॉल्यूशन जो फैल रहा है, तो वो चैलेंजेस हैं। अब उसको, उसकी पॉलिटिकल साइंस क्या कह रही है, क्या हमारी पॉलिटिक्स होना चाहिए? तो यही बोला गया है कि क्यों हमें स्टडी करना चाहिए। तो मेन तो रीज़न ऊपर वाले बता ही दिया है। तो द स्टेट अपहोल्ड सोशल स्टैंडर्ड एंड इट वर्क्स फॉर जनरल वेल बीइंग ऑफ ए its member. So the problem of development require more state intervention and not less of it. Moreover, climatic change will affect all of humanity. Therefore, all states and governments should cooperate in spirit of global partnership, conserve Earth's ecosystem. That is one great reason why environmental protection becomes a part of world politics. क्योंकि इसकी चपेट में सभी लोग आ रहे हैं ना, इसीलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आ गया कि सभी के लिए चैलेंज है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, किसी यूएसए के लिए हो या फिर इंडिया के लिए हो। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो प्रॉब्लम है, ये इंटरनेशनल एक लेवल पे ये प्रॉब्लम है। इनको सारे कंट्रीज मिलकर ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल डिसीजन से लेकर इस चैलेंज को हम लोग को निपटना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द स्टेट हैज़ कोर्सिव फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड हैज़ द फोर्स at its command. It's expected to curb the selfish aims of those who waste and pollute natural resources for their immediate gain. तो expected to curb मतलब मेन हमें जड़ तक पहुंचना है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपने इमीडिएट गेन के लिए, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। सो द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज which are threatened by growing industrialization. The state role as a social agent is vast. The utilization and conservation of natural resources are seriously political question as such. ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल मेन क्वेश्चन, इस पर हमें स्टडीज़ करनी चाहिए। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देखो क्या क्या हुआ, किस तरह क्या कब कब स्टेप लिए गए इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए। द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स in Rome, the Club of Rome, had already made a serious attempt to the direction of environmental protection in 1972. The UN General Assembly, तो UN ये सारी चीज़ें देखता है इंटरनेशनल लेवल पे, designated जून 5 एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट। तो जून 5 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, उसको प्रमोट करने के लिए, टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इट वाज ऑन दैट डे द यूएन कॉन्फ्रेंस on the human environment that UNCHE started at Stockholm, the capital of Sweden. So the conference approved of state obligation to protect environment. It also called for creation of a new body of coordinate environmental activities. This body was named as the United Nations Environmental Program. तो एक नई बॉडी बनाई गई यूएन के अंडर में, यूनेप। क्या? यूनेप, United Nations Environment Program. So it held number of conferences to coordinate environmental activities and promote governmental। तो इसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो प्रमोशन है वो रखा गया, अवेयरनेस रखी गई, जिससे कि लोग है ना इस पर कोऑपरेट करें। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड, तो ये वाला देखो, ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, जैसे कि स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस 1972, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1983, WCED। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इन्वायरमेंट के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि
ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे पॉल्यूशन जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुँचे, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए इससे कि इन्वायरमेंट को लॉस हो और हार्मफुल हो उसके लिए। तो इसके लिए इस बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस हुई। फिर रियो समिट हुआ, रियो आपका ब्राज़ील में है। वहाँ पर भी यूएन के सपोर्ट से या यूएन स्पॉन्सर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रखी गई और काफ़ी कंट्रीज़ और एनजीओस ने पार्टिसिपेट किया। सो देयर वो तो सब ने अपने प्रपोज़ल रखे, अपने सॉल्यूशन रखें कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी करना है हमें और डेवलपमेंट के साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। तो इसमें उन टॉपिक्स पर डिस्कस हुआ। फिर एजेंडा 21 से रियो डिक्लेरेशन हुआ। तो द मेजर आउटकम ऑफ द रियो समिट, मतलब रियो समिट से जो मेन हमें मिला क्या, कुछ पॉलिसीज़ डिक्लेयर की गई। तो उसे बोलते हैं एजेंडा 21, दैट इज़ ग्रीन पाथ टू द फ्यूचर। तो फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, ग्रीन पाथ की तरफ बढ़ना है, मतलब फॉरेस्टेशन में बढ़ना है या हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ना है। तो रियो डिक्लेरेशन 1992 की प्रिंसिपल और क्या मेन इस पॉइंट में क्या पॉलिसीज थी इसके अंडर में रियो समिट में। तो एक तो कंसर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्ट्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक के एक जोग्राफ़ी या इससे रिलेटेड थोड़ा जुड़ा हुआ है उसकी लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है इसे। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल अगर इश्यूज़ है किसी कंट्री में तो फ़ौरन इंफॉर्मेशन शेयर करें कि भाई हमारे ये दिक्कत हो रही है या पॉल्यूशन को हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसमें यूएन हेल्प करेगी। ऑल स्टेट शुड कोऑपरेट इन स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व एंड रिस्टोर द हेल्थ and integrity of Earth's ecosystem. तो डेवलप कंट्रीज शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेवलप कंट्रीज़ को शुड शोल्डर मतलब कंधे से कंधा मिलाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए दूसरे डेवलप अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो रियो अर्थ समिट में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की गई, ठीक है ना। प्रोटेक्शन एजेंडा 21 इंक्लूडेड नो बाइंडिंग रूल को बाइंडिंग नहीं रखी गई, किसी पर कोई बाउंड नहीं रखा गया। एजेंडा फॉलो अप डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स ओन फ्री विल की भाई ओन फ्री विल है, आपको सपोर्ट करना है तो करो। इट इंक्लूडेड द राइट सॉवरीन स्टेट टू अप डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स ओन फ्री विल एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज, ठीक है। द शोड ए बायस इन फेवर ऑफ डेवलप्ड नॉर्दर्न स्टेट, although the north accepted the trade practices discriminatory against the पुअर सदर्न कंट्रीज शुड बी चेंज। तो इसमें यही बताया गया कि जो छोटे कंट्रीज़ थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जो डेवलप कंट्रीज़ थे, तो डेवलप कंट्रीज़ को छोटे कंट्रीज़ को सपोर्ट करना ज़रूरी है, बायस नहीं रहना है। ऑन द इंस्टीट्यूशनल साइड, रियो समिट लेड टू द क्रिएशन ऑफ कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कमीशन एक कमेटी बनाई गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। द समिट also recognize that the goal of sustainable development depended not only on government, business corporation, NGOs but also on ordinary people। तो सिर्फ है ना कोऑपरेशन या हेल्प सिर्फ गवर्नमेंट और बिजनेस कॉरपोरेशन या एनजीओ ही ना करें, कॉमन पीपल भी करना चाहिए, इतना एक्टिव और एक्टिवेट होना चाहिए टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टुवार्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। लोग आम पीपल भी, लोग जैसे हम लोग ने कचरा वचरा फेंक देते, बाहर रहते फेंक दिया, प्लास्टिक फेंक दी, तो ये लोगों पर भी, आम लोगों ऑर्डिनरी पीपल पर भी बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल कॉमन्स, एज द 21st सेंचुरी डाउन environmental problem were climbing higher and higher on global politics पॉलिटिकल एजेंडा। तो धीरे 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 21st सेंचुरी में इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और प्लेनेट सीम टू बी स्टीडली श्रिंकिंग
एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन इज़ गेनिंग पॉलिटिकल ग्राउंड। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने बढ़ गए कि ये ग्लोबल कॉमन बन गया, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे इशू बन गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबल कॉमन, मतलब ये सभी के लिए कॉमन इशू है इन्वायरमेंटल वाला। So global commons are those collective or public goods which are outside the exclusive control of any one state. They include the high seas, the oceans, outer space, अर्थ के जो आउटर स्पेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक पोलर रीजन। यहाँ पे स्पेशली ये नाम इसलिए दिया, यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। अगर गर्मी बढ़ी, हीट बढ़ी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ग्लेशियर पिघलने से कई कंट्रीज तबाह हो जाएंगे। समुद्र पानी लेवल बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, तो फ्लड आ जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, हाँ, आर द नेचुरल कॉमन्स, बट दे ऑल्सो इंक्लूडेड what may be called human-made global commons such as the internet. So there is no doubt that global commons are being exploited and polluted. There are reports about the commercial, क्योंकि ये जो है समुंदर है, मतलब बड़े बड़े जो ओशियन है, अब ये ओशियन जो है वो सभी कंट्री से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर एक ओशियन हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अरब सी है, नाम अरब सी है, लेकिन इधर पे वो सी का नाम बदल जाएगा उस कंट्री के हिसाब से, वहाँ की बाउंड्रीज़ के हिसाब से, लेकिन वो पानी तो वही रहेगा ना, एक ही। ओशन में पानी क्या होता है, वो एक ही पानी रहता है। तो ये कॉमन ग्लोबल कॉमन्स हैं। और ये जैसे अंटार्कटिका एंड आर्कटिक पोलर रीजन्स, ये कोई पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए नहीं है, उस पर किसी कंट्री का अधिकार नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन्स हैं। तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो देयर इज नो डाउट द ग्लोबल कॉमन्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो ग्लोबल कॉमन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पॉल्यूटेड। देयर आर रिपोर्ट अबाउट दी commercial exploitation of Antarctic and polar region. The NASA study says that the Arctic ice is melting. तो बर्फ़ क्या पिघल रही है। So Arctic sea ice in winters is melting far faster than before. So we have referred to fact that the ocean pollutant related land based activities, ocean is the ultimate dustbin, ultimate dustbin बन रहा है ना ओशन। वो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। एक आखिरी डस्टबिन रहा, क्योंकि गंदा पानी कहाँ जाएगा एक पॉइंट में, आप कहाँ ले जाओ गंदे पानी को। इतने गंदे पानी कितना फ़िल्टर कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि पानी ज़बरदस्ती ज़्यादा बर्बाद ना करो कपड़े धोने में या किसी भी चीज़ में, क्योंकि पानी गंदा है, ये सब समुंदर में जाके मिल रहा है। ये समुंदर हमारा एक डस्टबिन बनता जा रहा है। और समुंदर जो है ग्लोबल कॉमन्स है, सबके हैं। ओशन सरफेस गेट सीरियसली अफेक्टेड बाय ऑयल स्लिक्स। बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं शिप में तो पलट जाते हैं, उसमें ऑयल लीकेज हो जाता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ का जो ऑयल वेस्ट ऑयल होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, वो ओशन में जाता है। तो इससे ऑयल ओशन की जो सरफेस ऊपरी जो लेयर है बहुत गंदा होती जा रही है। तो ग्लोबल कॉमन्स को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, जो सबसे जुड़े हुए हैं, जैसे ओशियंस हो गए और ये जो आर्क और नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए, ये इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो देखो, ग्लोबल कॉमन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज द अंटार्कटिक ट्रीटी। एक अंटार्कटिक ट्रीटी बनी थी 1959 में, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो अलग अलग ये एग्रीमेंट और ये पास हुए हैं। एक्टिविटीज़ इन द ग्लोबल कॉमन्स, दैट इज़ आर्कटिक और पोलर रीजन, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको हम ख़राब कर रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है वो, ठीक है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ग्लोबल कॉमन और द कलेक्टिव गुड्स कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाई द यूनाइटेड, यूएन की हेल्प से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना। और क्या क्या हुई पास, सी कन्वेंशन 1982 के अंदर ये एक लॉ पास हुआ, जिसके अंदर इट ग्रांट कोस्टल स्टेट द राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर अप टू
200 माइल्स फ्रॉम द शोर लाइन। तो ये बताए वाटर या कुछ इस तरह ये करना है तो कम से कम 200 माइल दूर ये करना चाहिए इनको, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। बियॉन्ड दिस लिमिट ही lie the beyond these limits lie the high seas, which are the common heritage of mankind. Advanced nations such as the Western countries and Japan should provide scientific know-how and environment-friendly technology to developing nation to prevent activities that are threat to environment। तो जो डेवलप कंट्रीज़ को आगे आकर डेवलप कंट्रीज़ को हेल्प करना चाहिए टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम ये कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉमन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन, कि लोगों के लिए कॉमन कुछ प्रिंसिपल हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अलग अलग दी गई है। मकसद वही है एक, लेकिन सबको अपने अलग अलग तरीके से उन मकसद को पूरा करना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक पहले कर लो, उसके बाद इसको हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।